यूपी के सीएम योगी अपने पहले कार्यकाल का चौथा साल पूरा कर रहे हैं। यूपी सरकार ने इन 4 सालों में कैसा काम किया, रिपोर्ट कार्ड देखिए। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज से ठीक 4 साल पहले देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 1 साल बाद योगी सरकार जनता के सामने अपने काम लेकर जाएगी। जनता के फैसले में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन योगी सरकार ने अपनी रिपोर्ट जनता तक पहुंचानी शुरू कर दी है, जिनमें शामिल है यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन, टीचर और पुलिस में भारी पैमाने पर भर्तियां, दिमागी बुखार पर नियंत्रण, 95% मौत की दर कम हुई, 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 26 पॉलिटेक्निक, 79 ITI और 248 इंटर कॉलेज बनाए, 3 नई स्टेट यूनिवर्सिटी, 51 राजकीय महाविद्यालय और 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 1,35,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया। ये बात पूरे हिंदुस्तान को समझ लेनी चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। त्योहारों का मौसम आ रहा है, इसमें जरा सी भी चूक आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देश में देखिए कोरोना की दूसरी लहर कैसे तबाही मचा रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, ये वो 6 राज्य हैं जो बता रहे हैं कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अपना असर दिखा चुकी है। ये वो 6 राज्य हैं जहां देश के कुल कोरोना मामलों के 84% मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो पिछले 15 दिनों में देश के इन 16 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना मामले 150% बढ़ गए हैं। लाल रंग के जिले हैं, ये 70 जिले हैं। 16 राज्यों में 70 जिले, जहां की कोविड केसेस की संख्या में 15 दिन में 150% की वृद्धि हुई है। और जो ऑरेंज रंग से जिले दिख रहे हैं वो 55 जिले हैं और 17 राज्यों में वो 55 जिले हैं। वहां पिछले 15 दिनों में 100% से 150% की वृद्धि हुई कि ये जो अधिकांश जिले हैं ये पश्चिमी और उत्तरी भारत में स्थित हैं। इसे इस तरह से समझिए कि साल की शुरुआत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, जिसमें 9 फरवरी को सबसे कम केस दर्ज हुए, जिसके बाद 21 फरवरी को अचानक कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिला। 21 फरवरी को 14,264 मामले सामने आए, जिसके बाद 4 मार्च को 17,407 केस और फिर 16 मार्च को पूरे देश में 28,902 कोरोना केस आए, जिसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,14,38,734 हो गई, जिनमें से 2,34,406 लोगों का इलाज जारी है। प्रतिमा, कुल जमा बात ये वक्त है कि आप ध्यान रखें, दवाई भी कड़ाई भी। अब लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र, जहां कोरोना दोबारा बड़ा खतरा बनता जा रहा है। राज्य में हर दिन लगातार बढ़ रहे आंकड़ों ने सबको चिंता में डाल दिया है। महाराष्ट्र में देश के एक्टिव केसेस का 60% केंद्रित है। पॉजिटिविटी रेट है महाराष्ट्र का, वो लगभग 11% हुआ करता था पहली मार्च को, बढ़कर अब 16% से ज्यादा हो गया। स्वास्थ्य सचिव के इस बयान का मतलब है कि महाराष्ट्र में हालात पहले से और खराब होते जा रहे हैं। हर दिन तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से पिछले 1 हफ्ते में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ 385%, नंदुरबार में 224%, बीड़ में 219%, धुले में 169%, नासिक में 157%, जलगांव में 147%, भंडारा में 140%। कोरोना मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये चिंता की बात है कि महाराष्ट्र में जिस दर से कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, उसके मुकाबले टेस्ट ना के बराबर हो रहे हैं। इस बढ़ते संकट को देखते हुए महाराष्ट्र के 6 शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, जिसमें नागपुर और लातूर का नाम भी शामिल है। वहीं पुणे में स्कूल कॉलेज को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो कोरोना को लेकर लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नहीं शामिल हुई, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान वो वैक्सीन को मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। सभी इन पर ध्यान दे। पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी, यानी इसमें ममता कहीं से भी शामिल हो सकती थी, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुई। सिर्फ ममता ही नहीं, बल्कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों ने अपने प्रतिनिधि बैठक में भेजे थे।
ये हाल तब है जब देश के बाकी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सरकारी आंकड़ों में कोरोना के 3,188 एक्टिव केस है। राज्य में अब तक 10,298 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बैठक से पश्चिम बंगाल की गैर मौजूदगी से जाहिर है कि कोरोना से ज्यादा यहाँ राजनीति हावी है। लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज ने कोलकाता में पड़ताल की तो लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही साफ दिखी। मास्क नहीं पहना आप? कौन? रुमाल बांध लेते हैं, मास्क नीचे लगा रखा। सियासत अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा अहम है लोगों की जिंदगी। कोलकाता की इन तस्वीरों से साफ है कि आने वाले वक्त में ये लापरवाही भारी पड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल तो वैक्सीन मांग रहा है लेकिन वैक्सीन मिल नहीं रही। इस पर बीजेपी ने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে। আমি বলছি আমি টাকা দেব, আমি চাই জনগণকে বিনা পয়সায় কোভিডের ইনজেকশন সবাইকে দেব। তুমি আমাকে দাও। নরেন্দ্র মোদি দিচ্ছে না। আমরা বলছি নরেন্দ্র মোদিকে ভাষণ কম দাও, আমরা টাকা দেব राज्य सरकार। ममता बनर्जी का ये बयान झारखंड की रैली के दौरान सामने आया। निशाने पर केंद्र सरकार थी, लेकिन क्या बंगाल में वाकई वैक्सीन की किल्लत है? ये सरकार के आंकड़े से समझिए। पश्चिम बंगाल को अब तक 52,90,000 वैक्सीन दी गई है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों शामिल हैं। अब तक 30,89,000 वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है। 22,01,000 वैक्सीन अभी भी बची है। ममता बनर्जी के मुफ्त वैक्सीन देने के वादे पर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि जब राज्य में उनकी ही सरकार है तो ये पहले क्यों नहीं दी गई? उनको तो पल ही देना चाहिए था मुफ्त, वो तो सरकार में है। अभी तक देश में 2.5-3 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है, तो उनको तो पल ही घोषणा करना चाहिए था। नेता अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त है। बंगाल में वैक्सीन पर चुनावी संग्राम चल रहा है और इस पूरे खेल में घाटा जनता उठा रही है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच आपने इन दिनों कई ट्रैक्टर्स टीवी पर देखे होंगे। अब जंग के मैदान के लिए भी एक खास ट्रैक्टर तैयार किया गया है। कमाल की खबर है, देखिए। ये है बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या मजाक है तो जरा रुकिए और इस ट्रैक्टर को करीब से देखिए। शीशे पर गोलियों के अनगिनत निशान हैं और सीसीटीवी भी लगा हुआ है। अब आपको ट्रैक्टर के अंदर ले चलते हैं। सोने के लिए बिस्तर है तो गर्मियों का इंतजाम भी है। एसी हो या पंखा, सब कुछ मौजूद है। बोर हो गए तो कोई फिल्म भी देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर हरियाणा में सोनीपत के जिले खुर्रमनगर गांव में मिलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर खेत में काम करने वाले को बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर की क्या जरूरत है? तो आपको बता दें कि यमुना नदी से सटी जमीन और पानी को लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के बीच मतभेद चलता रहता है। ऐसे में कई बार ये विवाद हिंसक हो जाता है। हमने हैवी से हैवी इसमें शीशा और ये चादर लगवाएंगे। अच्छा। हाँ, ताकि इसमें गोली भी पार ना हो सके। करीब 5.5 लाख रुपए एक ट्रैक्टर में लागत आई है जी, अपने बचाव के लिए। क्योंकि जान जो है ना वो ज्यादा प्यारी है, पैसे की तो इतनी अहमियत नहीं है। राजकुमार की बात सुनकर समझ में आता है कि विवाद कितना गंभीर है। इसके बावजूद सालों से कोर्ट में अटके इस केस पर आज तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तो समझे आप, ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर शौक नहीं बल्कि मजबूरी की हाईटेक तस्वीर है। अब एक ऐसी तस्वीर जिसे सुबह सुबह देखना जरूरी है। सुबह सुबह इसलिए क्योंकि घर से ये तय करना जरूरी है कि बदलाव अब जरूरत है। ये तस्वीरें आपके खाने की प्लेट से और परिवार से भी जुड़ी है। बर्बादी हो रही है, जूता से पानी काट रहा हूँ सर। सामने कड़ी मेहनत से उगाई फसल पड़ी है। आंखों में अच्छे दाम मिल जाने की आस चिपकी है। कानों में पैसों का इंतजार कर रहे घर वालों की आवाज गूंज रही है और दिल में ये डर बैठा है कि खाली हाथ ना लौटना पड़े। इस डर को दूर फेंकने के लिए जिसके हाथ में जो आया वो वही लेकर दौड़ पड़ा कि बारिश के बरसने से दर्द का सैलाब ना फूट जाए। हम बिल्कुल बेकार हुई है, रात दिन करके तस्वीरें एमपी के रतलाम के जावरा की हैं, जहां दूर दूर से किसान अपनी लहसुन की फसल बेचने आए थे कि अचानक बारिश हुई तो लहसुन को तो किसी तरह ढककर बचा लिया गया, लेकिन बारिश के जमा पानी से पूरी मेहनत पर पानी फिर जाने का डर सता रहा है। पूरी मंडी के अंदर सर आप देख रहे हो करीबन जितना भी माल पड़ा इसमें 80% माल तो हो गया खराब। अब ये क्या करेंगे, सुबह नीलामी होगी तो ये आधे दाम में बेचना पड़ेगा।
इन तस्वीरों का दर्द बयां करने में लाचारी, मजबूरी जैसे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये दर्द किसान के चेहरे, झुर्रियों, कांपते हाथ, सूनी आंखों, सूखे होंठ सबसे दरिया बनकर बह रहा है। ये किसान का बिगड़ा सर, सबका बिगड़ा है। ये बिगड़ा और प्लेटफार्म पे सेठ लोग का माल पड़ा है, हमारे नीचे पड़ा है। इसमें पानी बहुत बिगड़ गया है। जूता से पानी काट रहा हूँ सर। सवाल उठता है कि जब मंडी है तो फिर सैकड़ों क्विंटल लहसुन जमीन पर क्यों पड़ा है। किसानों का कहना है कि शेड वाले प्लेटफॉर्म पर बड़े व्यापारियों का माल रखा है। प्रशासन भी व्यापारियों का साथ देता है और ये गरीब किसान किस्मत, कंगाली और कश्मकश के बीच झूलते रहते हैं। सवाल है कि मजबूरी की इस महाभारत को हिंदुस्तान के ये किसान कब तक लड़ते रहेंगे। फटी जीन्स पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या ने कहा है कि कपड़े नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, क्या संस्कार हो। ये महिलाओं को लेकर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की सोच है। करीब हफ्ते भर पहले इन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया, लेकिन हफ्ते भर में नए सीएम साहब महिलाओं के संस्कारों को जीन्स से मापने लगे। बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी हैं। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार हो। तीरथ सिंह रावत ने ये बयान देहरादून में दिया, लेकिन इसकी आंच देश भर में फैल गई। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उत्तराखंड के सीएम से माफी की मांग की। उनको देश की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी सोच रखने वाले, मैं मानती हूँ, देश की संस्कृति को बिगाड़ते हैं। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या ने भी तीरथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि कपड़े बदलने से पहले मानसिकता बदले। उत्तराखंड में जनता के मूड को भांपते हुए बीजेपी ने त्रिवेंद्र को हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाया था, लेकिन इस तरह के विवादित बयान से बीजेपी के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। आपने अब तक पटरी पर आगे की ओर ही चलती ट्रेन देखी होगी, लेकिन इस तस्वीर में ये ट्रेन पटरी पर पूरी रफ्तार से पीछे की ओर भाग रही है। यकीन न हो तो फिर से देखिए। तस्वीरें उत्तराखंड के टनकपुर रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले की हैं। यहाँ दिल्ली से टनकपुर आ रही जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 3 किलोमीटर तक उल्टी रफ्तार में दौड़ती रही। इस बीच ट्रेन में बैठे करीब 26 यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की उल्टी रफ्तार के आगे सब फेल हो गया। बाद में बड़ी मुश्किल से ट्रेन का मेन हैंडल ब्रेक लगाकर और पटरी पर पत्थर रखकर ट्रेन को रोका गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई। दरअसल खटीमा के पास ट्रेन के इंजन की सांड से टक्कर के बाद कोच के बीच का प्रेशर पाइप लीक हुआ और ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी ढलान की ओर उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। ऐसा नहीं है कि खटीमा टनकपुर बड़ी रेलवे लाइन बनने के बाद यहाँ कोई पहला हादसा है। इससे पहले भी 2017 में टनकपुर से खटीमा के लिए निकली मालगाड़ी 25 किलोमीटर तक उल्टी रफ्तार में दौड़ती रही और तब भी अधिकारी बड़ी मुश्किल से ट्रेन को रोक पाए थे। फिलहाल रेलवे खटीमा ट्रेन हादसे की जांच कर रहा है। तब तक के लिए ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। बंगाल की राजनीति में आज सबसे बड़ी सियासी टक्कर होने वाली है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी होंगी तो दूसरी तरफ होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और यकीन मानिए गुरुवार का दिन सियासी वार में बदल जाएगा। लेकिन मोदी के आने से पहले ही दीदी ने अदावत के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। বিজেপির মতো সবচেয়ে হাই লোডেড ভাইরাস একটা রাজনৈতিক দল ये देश प्रेमी नहीं है। हम लोग देश का मजबूत करने का बात बोलता है और वो बोलते है ये 4 कैपिटल बनाओ। चुनावी जंग जीतने की जिद में बीजेपी और टीएमसी के बीच अदावत की ऐसी आग रोज भड़क रही है और बुधवार को इस अदावत के नए अध्याय की शुरुआत तब हो गई जब दीदी ने बीजेपी को वायरस बता दिया, वो भी हाई लोडेड। বিজেপির মতো সবচেয়ে হাই লোডেড ভাইরাস একটা রাজনৈতিক দল, সরি টু সে দিস ওয়ার্ড,
It is not for any disease purpose, it is for political purpose. Please excuse me for that. High loaded virus. दीदी ने ये बयान बड़े ही तहजीब, तमीज और धैर्य के साथ दिया, लेकिन उनके शब्द धारदार थे, जिससे बीजेपी का बिफरना तय था और हुआ भी ऐसा ही। मैदान शुभेंदु ने संभाला और दीदी के देश प्रेम पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि ये हमला इस सवाल के जवाब में आया कि दीदी के पास कोरोना पर पीएम मोदी की बुलाई बैठक में शामिल होने के लिए 1 घंटे का वक्त नहीं था, लेकिन सियासत के लिए पूरा दिन। ये तो 4 कैपिटल की मांग करता है, ये तो देश को ही नहीं मानता है। जब अवंतीपुरा का बात हमारी वीर जवानों ने पाकिस्तान में अंदर घुस के मारा, तब ममता बनर्जी नवान्न में बोला कोई सबूत है? ये देश प्रेमी नहीं है। हम लोग देश का मजबूत करने का बात बोलता है, कश्मीर से कन्याकुमारी देश हमारी बोलता है, और वो बोलते है कि 4 कैपिटल बनाओ। प्रधानमंत्री को तू ही कह रे तो ही ताकारी फिल्दी लैंग्वेज यूज करता है। इस सियासी रस्साकसी के बीच बुधवार को टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। वादों के पिटारे में सबसे बड़ा ऐलान ये है कि टीएमसी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देगी। हर परिवार को 500 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान भी किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 1000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। 10 करोड़ लोगों के घर तक राशन पहुँचाने के लिए दुआरे राशन योजना भी शुरू की जाएगी। और इस आखिरी वादे को ही बीजेपी ने ये कहते हुए लपक लिया कि दीदी केंद्र की योजनाओं को अलग अलग नाम से कॉपी पेस्ट कर रही हैं। लोग बिलीव करेंगे, लोग डर रहे हैं कि अब जब घर पे वो डिलीवरी करने आएंगे, न जाने तृणमूल वाले उसमें से कितना निकाल देंगे। पहले तो हम राशन में जाके डायरेक्टली लेते थे। बंगाल की लड़ाई इस बात की भी है कि असल कौन है और असली कौन है। इस लड़ाई में ललकार पीएम मोदी की भी सुनाई देगी। आज पुरुलिया में सुबह 11 बजे पीएम मोदी की रैली होगी, तो वहीं दीदी पश्चिम मिदनापुर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में जाने को बेताब हैं। इंतजार पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के न्योता मिलने भर का है। I will support my son and if they call me today आदमी लोग बोलता है जो मोदी का मीटिंग में जाने का हम जरूर जाएंगे। बंगाल का रण चुनावी है, लेकिन रंजिश ने इस चुनाव को रक्त रंजित कर दिया है। बुधवार को बीजेपी नेता बुद्धदेव मन्ना पर हमला हुआ, जिसकी एफआईआर खुद शुभेंदु अधिकारी ने दर्ज कराई और देर शाम उत्तर 24 परगना के भाटपारा बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के करीब बमबारी की 15 वारदात हुई, जिससे देर शाम तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। बीजेपी का दावा है कि ऐसे ही हमलों के चलते बंगाल में उसके 130 कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है और इसी विरोध को जताने के लिए कोलकाता में उसने व्हील चेयर पर श्रद्धांजलि सभा निकाली। हालांकि पहली नजर में ये श्रद्धांजलि कम और ममता बनर्जी का मखौल उड़ाना ज्यादा लग रहा था। इस बीच बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने शारदा घोटाले में टीएमसी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता को समन जारी कर दिया है। जोरा साकू से उम्मीदवार विवेक गुप्ता को सोमवार को ईडी ने पेश होने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि लगातार एक-एक कर अलग अलग घोटालों के जिन्न चुनाव से ठीक पहले बाहर आने लगे हैं। अब ईडी ने शारदा घोटाले में टीएमसी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता को समन जारी कर दिया है और उन्हें सोमवार को पेश होने को कहा है। सिर्फ गानों की ही गूंज नहीं, पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी संग्राम के बीच बम धमाकों की गूंज भी सुनाई दे रही है। बम धमाकों को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। ये धमाके ना तो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने किए हैं, ना ही इसके पीछे कोई सियासी मंशा है, लेकिन धमाके हुए हैं पश्चिम बंगाल की धरती पर ही। हावड़ा जिले में जमीन विवाद को लेकर सरेआम बम धमाका करने की इस तस्वीर ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के आसपास एक के बाद एक 15 बम दागे गए। इसके बाद अर्जुन सिंह अपने समर्थकों के साथ बाहर निकले और पुलिस वालों पर गुस्सा उतारने लगे। आज हमने देखा कम से कम 15 से 16 जगह बम चला है। पुलिस का ये भी सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा है सब, और वही लोग कर रहा है जो इतने दिनों से कर रहा है। अब पुलिस उसको आज तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं की जाती। दूसरी तरफ पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी ने एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। चुनावी हिंसा का ये हाल तब है जब वोटिंग शुरू तक नहीं हुई है। अगर इस पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं।
पश्चिम बंगाल की सियासत में व्हीलचेयर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना है, लेकिन इसके पीछे वजह सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है। बीजेपी भी व्हीलचेयर पर रैलियां क्यों निकाल रही है, जानिए। व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी, व्हीलचेयर पर बीजेपी की रैली। ये दो तस्वीरें बंगाल की मौजूदा राजनीति का पूरा ताना बाना पेश कर रही हैं। कहते हैं सियासत में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। अब जरा इन तस्वीरों में छिपे संकेतों और उसके जरिए वार पलटवार के खेल को समझिए। ममता बनर्जी इन दिनों हर चुनावी रैली में व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं। अपने घायल होने को मुद्दा बनाकर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हैं। नमस्कार, मामाटी मानुष जिंदाबाद, मामाटी मानुष धन्यवाद। तो इसके जवाब में बीजेपी भी एक साथ कई व्हीलचेयर लेकर सड़क पर उतर पड़ी है। बीजेपी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में मारे गए 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये रैली निकाली गई। लेकिन ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की निचले स्तर की राजनीति कहकर निशाना साधा। बहुत ह्यूमिलिएट किया है हमको, बातों बातों पे। हम नहीं करने चाहेंगे, हम पॉलिटिकली फाइट करेंगे। बंगाल में ममता और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कभी मंचों से तो कभी संकेतों से जमकर हमले हो रहे हैं। देखना ये है कि संकेतों वाले वार पलटवार का जनता पर क्या असर होता है। आपको बता दें, बंगाल में 5वें और 6ठे फेज के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने देर रात तक माथापच्ची की। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक रात 3:30 बजे तक चली। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बंगाल कोर कमेटी के सदस्यों ने 88 सदस्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। इस बैठक में कुछ देर के लिए पीएम मोदी भी शामिल हुए। सांसद शांतनु ठाकुर को बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ाएगी। शांतनु ठाकुर हावड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सांसद जगन्नाथ सरकार को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी की सीट बदली जा सकती है। अशोक लाहिरी को पहले से घोषित अलीपुर द्वार की बजाय बालूर घाट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बंगाल में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन और ऐलान दोनों में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बीजेपी ने टीएमसी से शामिल कई नेताओं को भी चुनावी दंगल में उतारा है, जिसको लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कई जगह अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में आज नजर प्रधानमंत्री के भाषण पर होगी, क्योंकि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री की रैली है। प्लास्टर के साथ प्रचार और हर रैली में मोदी सरकार पर हमला। ममता के इस तीखे तेवर के बीच आज बंगाल की धरती पर पीएम मोदी की रैली होगी, तो हर किसी की नजर इसी बात पर होगी कि पीएम ममता के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। पीएम मोदी पुरुलिया में सुबह 11 बजे रैली करेंगे। ये रैली पहले 20 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे 2 दिन पहले आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए रखने के मकसद से पीएम के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। पहले चरण की 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी आज असम के करीमगंज में भी रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल की धरती पर ही सियासी हलचल दिखेगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ममता बनर्जी एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। ममता को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करेंगे। नंदीग्राम के गोकुल नगर में शुभेंदु अधिकारी एक किसान के घर पर भोजन भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की जंग में अधिकारी परिवार के एक और सदस्य ने ममता के खिलाफ लड़ाई में उतरने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच चल रही चुनावी जंग में टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी ने आखिरकार अपना रुख साफ कर दिया। कांथी से सांसद शिशिर ने अपने बेटे शुभेंदु का साथ देने का ऐलान कर दिया है। वो 24 तारीख को होने वाली पीएम मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं। I will support my son and I'll if they call me today आदमी लोग बोलता है जो मोदी का मीटिंग में जाने का हम जरूर जाएंगे। लड़का कर तो हित में हमको लड़ना ही पड़ेगा। बोलने से हम जान कर जाएगा, क्या बात है। शिशिर अधिकारी वैसे तो टीएमसी सांसद हैं, लेकिन पिछले काफी वक्त से वो अपने पार्टी पर आरोपों की बौछार कर रहे थे। इसके बाद 13 मार्च को जब बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शिशिर अधिकारी से उनके घर जाकर मुलाकात की, तो ये तय हो गया था कि सीनियर अधिकारी भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। बात पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच दूरियां कम करने की कोशिश कितनी कामयाब हुई, जवाब आज मिल सकता है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की मुलाकात की ये तस्वीर रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की गवाही दे रही थी। लेकिन इसके बाद आए सिद्धू के एक ट्वीट ने फिर से सवालों को खड़ा कर दिया। सिद्धू ने ट्वीट किया, आजाद रहो विचारों से, लेकिन बंधे रहो संस्कारों से, ताकि आस और विश्वास रहे किरदारों पे। दोनों नेताओं की मुलाकात की चर्चा तब शुरू हुई जब अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को अपने सिसवा फार्म हाउस पर चाय पर बुलाया था। इसके बाद ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि सिद्धू कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट मुलाकात हुई, लेकिन दोनों के बीच बात क्या हुई इसका खुलासा नहीं किया गया है। आज सुबह 11:30 बजे अमरिंदर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस दौरान उनसे सिद्धू से मुलाकात पर भी सवाल होंगे। नमस्ते भारत में अब बात मुकेश अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक की। सचिन वाजे के केस का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और साथ में बढ़ता जा रहा है राजनीतिक वार पलटवार का दौर। बीजेपी वाजे के पीछे शिवसेना के कवच का आरोप लगा रही है। बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 1.5 साल का सफर मुश्किलों और चुनौतियों भरा रहा है। ठाकरे परिवार से पहली बार कुर्सी पर बैठने वाले उद्धव ठाकरे ये समझ गए होंगे कि इस सफर में कांटे बहुत हैं और उद्धव के लिए सबसे ताजा कांटा है सचिन वाजे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो मामले में वाजे का नाम आने के बाद ही उद्धव सरकार को मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी हटाना पड़ा। शिवसेना पर वाजे को बचाने का आरोप लगाकर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। हालांकि शिवसेना और उसकी सहयोगी कांग्रेस दबाव की वजह से मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाए जाने की बात से इनकार कर रही है। इस बात पर चर्चा करें तो जैसे कहते दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता हम मानते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं और इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने आज ये कार्रवाई की है। इस अमन शांति को खराब करना बीजेपी अगर चाहती है तो ये कदापि महाराष्ट्र की जनता इनको माफ़ नहीं करेंगी और इनको ऐसा लगता है कि इनके दबाव से अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो इनकी वो गलत फहमी। 2004 में हिरासत में एक शख्स की मौत के आरोपों में घिरे सचिन वाजे 2008 में शिवसेना में शामिल हो गए थे। पिछले साल ही कोरोना के दौरान दोबारा वाजे को क्राइम ब्रांच में शामिल कर लिया गया, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। 1 साल के भीतर ही वाजे मुंबई की सबसे बड़ी साजिश में फंसते नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष वाजे को उद्धव सरकार के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं कश्मीर में बदलाव की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हर भारतीय का दिल खुश हो जाएगा और पाकिस्तान जल भुन जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाने की ये तस्वीरें सबूत है उस बदलते कश्मीर की, जहां विकास सिर्फ कागजों पर नहीं होता बल्कि जमीन पर नजर आ रहा है। इस पुल के बनने के बाद रेल मार्ग द्वारा कश्मीर घाटी पूरे देश से जुड़ जाएगी। कश्मीर तक रेल पहुंचाने वाले उस महत्वाकांक्षी परियोजना का एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है, जिसे भारतीय इंजीनियरों ने चिनाब नदी पर बनाकर लगभग तैयार किया है। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचे इस पुल को जोड़ने में करीब 2 लाख बोल्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इंजीनियरिंग के किसी चमत्कार से कम नहीं। इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। एक तो आर्च जो आपने 359 मीटर हाइट है, जो एफिल टावर से ऊपर में, जिसमें आपने गाड़ी भी एक दिन पे चलेंगे, जिसको हम अचीव कर पाए। अगर अचीव नहीं कर पाए तो मार्वलस नहीं फील आता। ये पुल रिक्टर स्केल पर 8 की क्षमता वाले भूकंप को भी झेल सकता है। चिनाब नदी पर बने इस पुल का काम साल 2013 में शुरू हुआ था। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर और ऊंचाई 359 मीटर है। इसे बनाने में करीब 1330 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके बनने के बाद कटरा से रियासी, सलाल, डुग्गा, बशिंदर और सलंगदान रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। अगले साल मार्च तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले,
बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।